हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की जो हमारे पास फोर्थ यूनिट है, जिसमें नाम है हमारे पास एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स का, आज हमारे पास लेक्चर नंबर आ गया है भाई। कौन सा? लेक्चर नंबर 3। मतलब सर इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं ना? बिल्कुल कर चुके हैं। इससे पहले हम क्या क्या चीज कर चुके हैं और इससे और पहले हम क्या क्या चीज कर चुके हैं, जरा एक बार छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनईपी के बेस्ड जो बीएससी 5th सेमेस्टर है, उसमें हमारे पास 2 पेपर दे रखे। पेपर 1 का नाम होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और पेपर 2 का नाम है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास 8 यूनिट है, इसमें भी हमारे पास 8 यूनिट है। इसके 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहली 2 यूनिट रीअरेंजमेंट एंड कैटालिसिस, इसमें 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। जो 4th यूनिट है उसका नाम है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। ये सब आपको पता है अगर आपने पुराने लेक्चर्स और पुराने यूनिट को देख रखा है तो। लेकिन आज का अपना जो काम है वो ये, सर पहले लेक्चर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एरोमेटिसिटी के बारे में। क्या स्टार्ट किया था? एरोमेटिसिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ एरोमेटिसिटी? क्यों यूज करते हैं सर, क्यों पढ़ना होता है एरोमेटिक? कोई भी कंपाउंड है हमारा, क्या वो रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को बताता हमारा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होगा। जो ना तो एरोमेटिक होता है ना ही एंटी एरोमेटिक होता है, वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। और ये हम केवल और केवल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए बात करते हैं, ये हमने जाना था। इसके अलावा हमने ये जाना था सर एरोमेटिक की कंडीशंस क्या होती हैं, एंटी एरोमेटिक की क्या होती है, नॉन एरोमेटिक की क्या होती है। और उसके बाद फिर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक से रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। कुछ एक्सेप्शन थे, उनको भी जाना था। फिर हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टार्ट किया था एरीन्स। हमने कहा सर एरीन्स क्या होती है? भाई एरीन्स हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। एरीन्स क्या होता है अपने पास? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। जो एरोमेटिक की कंडीशन हम पहले ही बता चुके थे। सबसे फेमस एग्जांपल दैट इज द बेंजीन, जिसको हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाला है। अच्छा, एरीन्स का क्लासिफिकेशन भी किया था। एरीन्स हमारे पास मोनोसाइक्लिक जिनमें एक साइकिल हो, पॉलीसाइक्लिक जिनमें एक से ज्यादा साइकिल हो, या फिर फ्यूज। अगर फ्यूज साइक्लिक मतलब जिसमें हमारे पास रिंग्स आपस में फ्यूज हो रही हो, दैट इज द फ्यूज पॉलीसाइक्लिक हेलो एरीन्स। उनके बारे में भी जाना था। उनके जो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर थे उनके एग्जाम्पल भी जाना हमने। उनमें सब्स्टिट्यूशन की कितनी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। और ये पॉलीसाइक्लिक फ्यूज वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ नेम्स जो कॉमन नेम है वो भी हमने जान चुके थे। लेकिन आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम वापस आते हैं भाई। जो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो बेंजीन, 2 क्या है, एक छोटा सा लेक्चर रहेगा ये आज का हमारा, बहुत छोटा सा रहने वाला है। एक्चुअल में हम आज जानने वाले हैं बेंजीन क्या होता है और बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जानने वाले हैं बेंजीन की। और सबसे पहले बेंजीन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, वो आपको पता ही है। सर बेंजीन क्या होते हैं, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेंजीन, तो हम कहेंगे सर बेंजीन जो होता है अपने पास एक मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? बेंजीन इज ए मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहली बात तो ये जान लो। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जो बेंजीन है अपने पास, मोनोसाइक्लिक का मतलब उसमें एक साइकिल पाई जाती है। एरोमेटिक की कंडीशन आपको पता ही चुकी है। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना? कंटेनिंग या कंटेन्स 6 pi electrons and the structure is perfectly planar and symmetric. Perfectly planar and symmetric. अब इसके बारे में जानेंगे भी। What is the mean of this statement? भाई मीन हमारे पास ये है, हम ये बोलते हैं कि जो बेंजीन होता है, पहली बात तो मोनोसाइक्लिक मतलब उसमें एक साइकिल पाई जाती है, क्लियर है। एरोमेटिक होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। अगली बात, इस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने पाए जाते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्टली बिल्कुल
प्लेनर होता है, प्लेन में होता है, कोई एटम अंदर बाहर कुछ नहीं होता, एक प्लेन में सारे के सारे एटम होता है। आप काटोगे तो पूरे, अगर एक एटम को काटने की कोशिश करो सारे एटम उसी मतलब सिमेट्रिक में कटेंगे और सारा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। कहने का मतलब ये है खाली, है ना। अब अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला, सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बचपन से समझते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर जनरली बनाएं तो आप बुक्स में या अपने नोट्स में कुछ इस तरह से बनाते हैं, करेक्ट है सर, यही तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ओके सर, ये तो हमने कभी कभी कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। हम तो सर डायरेक्टली बुक में देख लेते हैं ये बेंजीन होता है, कैसे होता है हमको जानते हैं, हमको पता ही नहीं सर कैसे हुआ है। पहले हम एक काम करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे और इनकी बॉन्डिंग के बारे में। अच्छा, आपने नॉर्मली क्या देखा है, आपने ये देखा जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, करेक्ट है, ये किसका स्ट्रक्चर सर बेंजीन। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये वाला किसका स्ट्रक्चर है, आपको सर ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्या दोनों में कोई अंतर समझ में आ पा रहा आपको? बिल्कुल, क्या समझ में आ रहा होगा सर, इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसमें इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, या इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है। और आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में या कैसे भी आपने जाना होगा सर ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो हमारे पास ये बन जाता है। इसमें से ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है। बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास क्या होता है, बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि सर इनको हम कैकुले स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। अब यहां से हम बहुत सारी चीजों के बारे में, अब आप ये मत कहना सर स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, नहीं अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, ये तो जो आपने जान रखा है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपने अभी तक नहीं जानी है, हम उन चीजों को आज के लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कैकुलर स्ट्रक्चर होती है हमारे पास बेंजीन की, ये आपको पता है। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या सर जो बेंजीन में जैसे एक नॉर्मली हम एक चीज समझते हैं, क्या समझते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट 1.54 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, ठीक है। अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 पॉइंट कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 1.20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो पहली बात तो ये जानना ये है, क्या सर इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। ये डबल बॉन्ड है तो क्या इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी या कुछ और होगी। तो मैं आपको आंसर बता दूं कि ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी नहीं होती, 1.34 डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी नहीं होती। अब कहानी ये सर ऐसा क्यों, ये इनकी बॉन्ड लेंथ इसके पास मैच क्यों नहीं कर रही है, तो इसका पूरा का पूरा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मैं बहुत प्यार से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, बस आप लोगों का फोकस है ना, फोकस आपका इधर होना चाहिए। आपने एक चीज तो जानी है, अच्छा पिछले वाले लेक्चर में भी जब हम फर्स्ट लेक्चर में भी जब हम देख रहे थे एरोमेटिसिटी को फाइंड आउट कर रहे थे, वहां पर हमने ये जाना था कि जो हमारे पास बेंजीन होता है भाई, उसके प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, करेक्ट है ना। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इतना आपको पता था। और अगर इतना पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करते हैं सर sp2 एक्शन में क्या बताता है, जरा हम वही से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कितना होता है, C6H6। सर किसी एक कार्बन का हम पता कर लेते हैं, बाकी सभी कार्बन का हमें पता चल जाएगा क्योंकि सारे के सारे कार्बन sp2 है ना, सारे के सारे कार्बन sp2 है। तो मैं एक कार्बन को उठा लेता है, सर कार्बन का एटम नंबर कितना है, 6 है, ओके। 1s2 2s2 2p2, सर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होता है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि भाई 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 और 2 6, करेक्ट है सर। मैं s की बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, p की मैं बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट की बात है, जब कार्बन अकेला है किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कार्बन अकेला तो रहेगा नहीं भाई, बेंजीन बनाना है उसको तो कार्बन कार्बन के साथ भी अटैच होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी अटैच होगा। तो कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब ये है कि इसमें जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, बॉन्ड बनाने जाता है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 4 बॉन्ड बनाता है। अभी अगर इसकी ग्राउंड स्टेट में देखो ना, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन वैकेंट मतलब अनपेड है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी औकात अभी नहीं है कि 4 बॉन्ड बनाए। अगर 4 बॉन्ड ये बनाना चाहता है तो पहले इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से चला जाता है 2p में, 2s से 2p में जाएगा तो 2s में तो एक रह जाएगा ना सर, और 2p में कितने हो जाएंगे 3, तो 2s में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और 2p की बात करें तो देयर इज 3 अनपेड, करेक्ट है। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कैसे करेगा भाई, अब होगा क्या, चारों के चारों बॉन्ड यहां से सेम तो बनने वाले नहीं। कहानी ये मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, एक s और 2p, ये तीनों ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चल गई सर, क्या पता चला कि एक कार्बन के पास मेरे पास यहां पर क्या है सर, मेरे पास यहां पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है प्लस 1 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। अरे यही है ना, देखो देखो जरा, इसको तुम देखो, इसको तुम देखो पहले, क्या देखो भाई, इसको तुम देखो। मेरे पास में जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो इसके 4 ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने वाली हैं, उनमें से 3 ऑर्बिटल तो sp2 हाइब्रिडाइज होगी और एक ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। याद रखना ऑलवेज जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं फॉर्म ओनली, अलग कलर से लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इनका पाई बॉन्ड बनाने का कोई मूड नहीं होता। पाई बॉन्ड कौन बनाता है सर, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं जो p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जरा इधर सुन लो एक चीज और सर, एक चीज के बारे में और बात करो, किसके सर, इसमें हाइड्रोजन भी तो है, पहले उसके बारे में बात कर लेते चलो। ये है मेरे पास हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन के पास तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 हो गए, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ से मेरे को एक चीज पता चल रही है कि हाइड्रोजन मेरे पास एक बॉन्ड बनाएगा और कार्बन मेरे पास 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 4 में एक कंडीशन है, 3 ऑर्बिटल सेम है, एक ऑर्बिटल अलग है, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल हमारे पास अनहाइब्रिड है। अगर मैं किसी कार्बन की बात करता हूँ, चलो एक कार्बन की बात कर लेता हूँ, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है सर, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कैसे अरेंज होती है, वो कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास ये है, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रही, तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सर, ये कुछ इस तरह से अरेंज है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास अरेंज है। करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें आपस में आप इनको मिलाओगे ना, आप आपस में इनको मिलाओगे तो आप देखोगे कि इनकी जो ज्योमेट्री है, इनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, इसकी जो शेप है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी जो शेप है दैट इज ट्राइगोनल। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में होते हैं, 3 ऑर्बिटल है, याद रखना। अच्छा एक काम करते हैं, बेंजीन का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से, मेरे पास एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है एक कार्बन की, करेक्ट है। मेरे पास कितने कार्बन है, मेरे पास 6 कार्बन। 6 कार्बन किस तरह से लगे होते हैं, आपने ये सुना होता ना, इस तरह से बना होता, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ। तो मान लो एक ऑर्बिटल मेरे पास ये होगी, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, करेक्ट है। ये मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। इस तरह से मेरे पास कार्बन कितने सर, मेरे पास कार्बन तो 6 है ना, तो ऐसी कितनी ऑर्बिटल होंगी मेरे पास,
6 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है? अब इन 6 को हम वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। छह को कैसे देखते हैं? ये मेरे पास एक ऑर्बिटल, सॉरी एक कार्बन एटम है मेरे पास, ये मेरे पास एक कार्बन एटम है। इसी तरह से दूसरा कार्बन एटम मैं इधर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, जस्ट टर्न। ओके, ये हो गया मेरे पास एक दूसरा कार्बन। क्लियर है? और ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बनाएंगे। अभी इसके बारे में बात कर लेंगे कैसे क्या करवा रहे हैं। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा तुम देखो, 2 मिनट का टाइम दो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, हमने कर लिया यहाँ पर इस तरह से। अब इसके अलावा इसको मैं थोड़ा इधर और कर लेता हूँ, क्लियरली समझ में आना चाहिए, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, अब इसको लेते हैं, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहा है। एक इसको भी ले लेते हैं, सॉरी इस तरह से। मतलब क्या, अब जी जरा सुन लो समझ के। पहले वाले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझ लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन वरना कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो। ये मेरे पास एक कार्बन एटम है, इसके पास 3 हाइब्रिड। अभी मैंने अनहाइब्रिड की तो बात ही नहीं करी, मैं अनहाइब्रिड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अनहाइब्रिड है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड में आप गौर से देखो, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट है? बिल्कुल, मैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालता हूँ। इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस वाले कार्बन की बात है। इस वाले की बात करें तो इसके यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा और एक इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा। इस वाले की बात करो, इनके तीनों में इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2 3। इसके तीनों में डालो 1 2 3। इधर तीनों में डालो 1 2 3। इधर तीनों में डालो 1 2 3। एक चीज दिखाऊं मैं आपको, अगर आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखना चाहो, अगर ध्यान से देखना चाहो तो बेटा ये कार्बन एटम है, पास क्या है? कार्बन। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। इन दोनों के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक बॉन्ड बनाता है। मतलब इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगी तो ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? ओके, इसी तरह से ये कार्बन और ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपस में क्या करेंगी? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से ये कार्बन की भी क्या करेंगे? आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से ये कार्बन भी रहेगा और ये कार्बन भी रहेगा। आप देखोगे इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वापस से बना देता हूं, देखो दोबारा से। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये हमारे पास कंडीशन, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ये हमारे पास कंडीशन, 6 कार्बन है मेरे पास। 1 देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मैंने लिख दी, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो कुल मिलाकर इस कार्बन के पास मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, जिनमें से 2 ऑर्बिटल इसकी यूज होगी। देखो एक ऑर्बिटल इधर, दूसरी इधर, इसकी एक इधर, दूसरी इधर, इसकी एक इधर, दूसरी इधर। कुल मिलाकर 3 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलकर 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेते। ठीक, अब बची हुई एक ऑर्बिटल क्या कर रही है, जरा बताओ उसके बारे में बताओ भाई। बची हुई एक ऑर्बिटल क्या कर रही है? ये जो एक ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो एक बॉन्ड बनाएगा ना। बिल्कुल, ये जो मेरे पास हाइड्रोजन आएगा वो एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। और आपको एक चीज तो पता है ना, क्या पता है सर? हाइड्रोजन के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ बिल्कुल, तो इसके ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है इसलिए मैंने बनाया। करेक्ट है? ये बन गया। कुल मिलाकर कहने का क्या है? कुल मिलाकर कहने का ये है कि इनसे एक एक हाइड्रोजन भी इस तरह से जुड़ा हुआ। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। यहां तक सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का पूरा स्ट्रक्चर होगा। सर अभी व्यंजन नहीं बनी,
बेंजीन अभी हमें बनानी है। अभी इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास 3 थी, तीनों यूज होगी। अब बची मेरे पास अनहाइब्रिड, और अनहाइब्रिड कौन सी है? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसी होती है सर? डंबल शेप होती है, बिल्कुल सही बात है सर। हर किसी पे ना पी ऑर्बिटल बनाओ, हर किसी पे पी ऑर्बिटल बनाओ। एक पी ऑर्बिटल यहाँ, दूसरी पी ऑर्बिटल यहाँ, तीसरी इधर, चौथी इधर, पांचवी इधर, छठवीं। हर कार्बन पे एक एक पी ऑर्बिटल होगी, और हर कार्बन की पी ऑर्बिटल में सर एक एक इलेक्ट्रॉन भी तो ना, बिल्कुल। तो इन सब में अपने पास अपना खुद का, अपना पर्सनल एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा सर, सबके पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। बुक्स में क्या करते हैं ना सर, यही बना के दे दिए जाते हैं। चाहे आप छोटे लेवल की बुक ले लो, चाहे बड़े लेवल की बुक ले लो, ये एक्चुअल में ये वाला स्ट्रक्चर आया कहाँ से ये बताता ही नहीं कोई। इसलिए मैंने ये सारा का सारा आपको बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह कर दिया, आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। आपको हाइब्रिडेशन भी आता होगा तो सारी चीजें एकदम बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसको हम दोबारा से इधर बना लेते हैं। हमारे पास देखो, मैं इस तरह से बना देता हूँ, देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग हो गई, 6 कार्बन की रिंग। अब मैं कार्बन को कार्बन नहीं लिख रहा हूँ, है ना, कार्बन को लाइन स्ट्रक्चर में ही बना रहा हूँ। और ये जो हाइड्रोजन लगे हैं 1 2 3 4 5 6, अब मैं इनको दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इनको नहीं दिखा रहा हूँ। अब हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड कैसे बने, ठीक है। तो इनको नहीं दिखा रहे क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर में वैसे भी दिखाते नहीं। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है तो सर इसमें हमारे पास क्या होगा? सबके पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल बना लो, पी ऑर्बिटल सबकी बना ली। ये हमारे पास पी ऑर्बिटल बन गई। और सबको पता है सर इनमें ना एक एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है, उसको भी लिख लो। उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होगा सारी चीजें विजिबल हो पा रही होंगी, है ना, क्लियर है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा? ओके ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर किसी के फोन में ब्लर लग रहा हो तो भाई क्वालिटी बढ़ा ले, 1080 में अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर दिखेंगी ना। तो ये हमारे पास क्या है? पी ऑर्बिटल में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से जब ये बॉन्डिंग करेगा तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं। कितनी कंडीशन हो सकते हैं भाई? दो कंडीशन हो सकते हैं। दो कंडीशन कौन कौन से? जरा देखो, दो कंडीशन कौन कौन से हो सकती है? ये दो कंडीशन हो सकती है। या तो क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है ना भाई। पाई बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक पी ऑर्बिटल ये है, दूसरी है, आपस में बॉन्ड बनेगी, पाई बॉन्ड बनेगा। अब कौन कौन से ऑर्बिटल? सर ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी, एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अरे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको समझने से पहले हम ठीक है ये बनाता हूँ। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको हम यहाँ बात करेंगे, इधर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। देखिए इधर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह रहे हैं अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो सर इन दोनों पी ऑर्बिटल के बीच हो सकती है, और इन दोनों पी ऑर्बिटल के बीच हुई तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा, आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? इन दोनों पी ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। क्लियर है? ओके सर ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच, क्योंकि दो दो ऑर्बिटल करेंगे सर, इन दोनों के बीच हो सकती है और इन दोनों के बीच भी हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा? एक इन दोनों के बीच हुई यहाँ बने, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग डबल बॉन्ड यहाँ। अच्छा सर इसमें भी करके देखते हैं। जब हम यहाँ करने लगे तो जरूरी थोड़ी सर इनके बीच भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल। और यहाँ होगी तो हमारे पास बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? इसी तरह से अगर हम देखें सर इन दोनों के बीच हो सकती है और इन दोनों के बीच हो सकती है। अगर ऐसा है तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर आप देखो जो शुरुआत मैंने आपको इन स्ट्रक्चर्स की दिखाई थी वो स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में कहां से आई हैं? वो इस तरह से इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से, सारी ऑर्बिटल के अरेंज होने की वजह से ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आती हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब कहने का ये है जरूरी नहीं कि ये दोनों आपस में ओवरलैप करें। ये दोनों करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, अगर ये दोनों करने लगे ना तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा।
और ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या दिखाती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाती हैं। अगर यहीं पर हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, भाई मेरे पास ये हो गई, मेरे पास एक स्ट्रक्चर ये है, मेरे पास दूसरी स्ट्रक्चर ये है, इन दोनों में अगर हम देखें, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या करती हैं, रेजोनेंस करती रहती है। क्या करती है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपस में रेजोनेंस करती रहती है। तो ये वाला डबल बॉन्ड कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, उसी के बेस पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो हमने पहले ये जाना कि सर जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ रखता है। डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास 1.34 एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ रखता है, और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास 1.20 एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ रखता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। सर ये ना तो डबल बॉन्ड होता है ना ही सिंगल बॉन्ड। अभी मेरे को ये डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मैं कहूंगा सर ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसके बीच देखो, आप इसके बीच देखो, तो आपको कितना देगा, 1.34 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट है। अगर आप थोड़े ही टाइम बाद देखो रेजोनेटिंग के बाद ये 1.45 हो गए, 54 हो गए। क्या लगता है, ऐसा थोड़ी कि बड़ा हो गया घटका हो गया, बड़ा घटका, ये जब रेजोनेंस होता रहता है तो ये वैल्यू ना तो 1.45 ही रह पाती, 54 रह पाते, और ना ही 1.34 रह पाते। ये एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है हमारे पास, ये वैल्यू एक्चुअल में 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ड्यू टू द रेजोनेंस इन बेंजीन। ठीक है, रेजोनेंस बेंजीन में होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जो कि सिंगल बॉन्ड से छोटी और डबल बॉन्ड से बड़ी होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद और क्या याद रखने वाली बात है यहाँ पर, और क्या याद रखने वाली है, हाँ एक चीज और कर लो, नोट लिख लो। नोट क्या है, नोट ये है हमारे पास, क्या लिख लेना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर आपसे पूछा जाता है बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, तो आप ये बना सकते हो। क्या, अभी मैंने दो ही बताई है ना, अभी मैंने कितनी स्ट्रक्चर्स बताई है, दो, बट इसकी दो नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको देखेंगे 5। आपको सर 5 कैसे, अभी बताता हूँ। देखो इन दोनों के बीच की पी ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बनाएगी, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के बीच में करेंगे तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये तो हम ही जान ही चुके। सर इनके अलावा आप एक चीज देखो, अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा ना, और अगर ये दोनों ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब सर एक ये बचेगी, ये भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये भी एक बेंजीन है, कौन सी बेंजीन है अभी बताते हैं। इसके अलावा अब देखो, अगर हम ये सारी चीज नहीं समझते, कौन सी सारी चीज, ये वाली चीज, ये स्ट्रक्चर हमको नहीं पता होता, तो मैं ये वाली बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते थे कि सर आया कैसे, क्यों बना, कैसे बना। आगे देखिए, हो सकता है सर इन दोनों के बीच का मिलकर डबल बॉन्ड बना रहे हो, ये दोनों बना रहे हो, ये दोनों आपस में दिख रहे हैं, ये भी बन सकता है। और सर ये भी हो सकता है कि दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना रहे, ये भी बना रहे, और ये दोनों आपस में इस तरह से। ये पांचों जो है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बस इनके थोड़े नाम अलग हो जाते हैं, वही आपको ध्यान रखने। सर ये दोनों जो बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कुछ अलग नाम देते हैं, और इन तीनों को हम अलग नाम देते हैं। सो इनके नाम क्या है, इनके तो वही कैकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको कहा जाता है डिवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर आपसे कहा कि बेंजीन की डिवार स्ट्रक्चर्स क्या है, तो ये है। और इन पांचों को आपस में मिला दो, इन सबको आपस में मिला दो, तो इनका एक जनरल जो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा,
वो ऐसे बनाते हैं, ये 6 मेंबर रिंग रहेगी और इनके बीच के जो बॉन्ड है वो किस इस तरह से क्या करता है, रोटेट होते रहते हैं। तो कभी आप जब भी छोटी क्लासेस में देखा होगा टीचर क्या करता है, एक रिंग बना देते हैं, बीच में गोला बना देते हैं। गोला का मतलब क्या है, इनमें से कोई सी भी स्ट्रक्चर आपकी रिएक्शन कर सकती है जो कि बेंजीन की हो सकती है। तो ये था हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसकी बॉन्डिंग के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन, छोटा सा लेक्चर रहा, जिसमें उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर बेंजीन की प्रिपरेशंस। बिल्कुल, बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, बेंजीन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स जिनसे हम बेंजीन को बना सकते हैं, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, देन द बेंजीन इज ओवर। उसके अलावा फिर बहुत सारे एयरिंग्स हमारे इसमें दे रखे हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक एक दो लेक्चर में, मतलब जिसमें एक में प्रिपरेशन कर ली, एक में प्रॉपर्टीज कर ली, ऐसा करते करते सारी चीज़ को बहुत जल्दी से समाप्त करने वाले हैं। बस आप लोग बने रहें, लेक्चर को देखते रहें, लेक्चर्स को दिखाते रहें, शेयर करते रहें अपने जो भी क्लासमेट, बैचमेट, कॉलेजमेट जो भी इन चीज़ों को देखना चाहता है, इवन नॉट फॉर बीएससी। मैं ये नहीं कहता कि आप बीएससी वाले हो तभी आप देखो, अगर आप एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या एमएससी में हो, आईटी जेएम, आईटी गेट, सीयूटी, किसी की भी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि हम बिल्कुल लो लेवल से अपर लेवल तक की जो भी केमिस्ट्री है उसको आसान बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, एक नई एनर्जी, नए टॉपिक और नए इंटेंट के साथ मिलते हैं। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।